तो हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स क्लासेस। तो आप लोग का बोर्ड्स का एग्ज़ाम मतलब क्लास 9 का जो एग्ज़ाम है वो चल रहा होगा। वो कुछ लोगों का तो कंप्लीट भी हो चुका होगा। तो जो भी आपका 9th में एक्सपीरियंस रहा है, जो भी परफॉर्मेंस रहा है, उस अकॉर्डिंग अब बारी आपकी क्लास 10th की आ चुकी है। और जो आपने मिस्टेक्स या फिर जो भी आपने कमियां की हैं क्लास 9th में, उसको अब रिपीट नहीं करना है आपको। कहने का मतलब यह है कि अब क्लास 10th आ चुका है, यानी आपका बोर्ड्स आ चुका है। और क्लास 10 का मतलब ये है कि भाई अब आपने पेपर देखा होगा, आपने जो भी इस साल जो 2026 में जो साइंस का पेपर हुआ है, सुनने में आया है उसका लेवल बहुत अच्छा खासा है। आप देख भी लेना, मैंने खुद पेपर देखा है कि पेपर का जो लेवल है वाकई उन्होंने सीबीएसई ने इंक्रीज़ कर रखा है। क्योंकि अब वो भी चाहते हैं कि बच्चे हमारे जो है थियोरेटिकल एस्पेक्ट से हट के थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर जाए, है ना। थ्योरी से मूव करें, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करें अपने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। तो अब हम लोग आज लेकर आए हैं आपके लिए एक लेक्चर, जिससे आप क्या करोगे, आपका जो बायोलॉजी का पोर्शन है, आप 30 मार्क्स का जो पोर्शन होता है 10th क्लास में जो आपके बोर्ड्स में आएगा, उसको आप कैसे 30 मार्क्स 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हो। क्या क्या चीज़ें लगेंगी, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या चीज़ें कैसे पढ़ना है आपको, किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, इन सब चीज़ों को करने से कैसे आपका नंबर इंक्रीज होगा, है ना। और कैसे आपका जो बोर्ड्स में जो मार्क्स है उसको हम लोग 30 आउट ऑफ 30 बायोलॉजी में ले आएंगे, ठीक है। चलिए भाई, कुछ चीज़ें आपको बताते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले। देखो, पहली चीज़ें क्या है भाई, पहले चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्या, सीबीएसई का पैटर्न। क्योंकि धीरे धीरे पैटर्न का, सीबीएसई का पैटर्न तो वही है, सिलेबस भी वही है, चैप्टर्स भी वही है, लेकिन पैटर्न कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं अब उनका जो लेवल है वो सीबीएसई ने इंक्रीज कर रखा है। पेपर को थोड़ा सा ये लोग लेंदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। और कॉपी भी जो चेक हो रहा है, सीबीएसई जो भी कॉपीज चेक कर रही है वो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देखने की कोशिश कर रही है ना, कि आपने कॉपी में क्या लिखा है, ठीक है, किस हिसाब से किस तरीके से आपने उस क्वेश्चन को सोचा हुआ है और कैसे उसको आपने राइट किया है, कैसे आपने उसको कॉपी के ऊपर लिखा है। सबसे पहली चीज़ें देखो कि भाई बायोलॉजी कितना है भाई, तो आपका जो मार्क्स है 30 मार्क्स आपका कैरी करता है बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में, है ना। और सीबीएसई बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं आजकल आपका पूछा जा रहा है, यानी कि कहने का मतलब केस बेस्ड स्टडी, केस बेस्ड स्टडी पे भी क्वेश्चन आ रहा है और आपकी कॉम्पिटेंसी चेक की जा रही है, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी थिंकिंग कितनी है ना। फिर आपसे पैटर्न जो है सीबीएसई का ये डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है कि आप जब भी आपसे पूछा जाए तो आप डायग्राम थोड़ा बनाएं कॉपी में, है ना। डायग्राम को बनाएं, डायग्राम का एनोटेशन जो भी है उसको लिखो बढ़िया से, एक क्रिस्टल क्लियर आपका डायग्राम बनना चाहिए। और डायग्राम के बारे में जो भी चीज़ें हैं उसके नीचे आपको अच्छे तरीके से लिखना होगा, ठीक है। क्या डायग्राम है, किसके बारे में है, उसका प्रिंसिपल, उसका वर्किंग, है ना, उसके बारे में आपको समझना है। साथ ही में एसर्शन रीजन, भाई ये इनसे बच्चे बहुत भागते हैं। आपको क्या करना है, एसर्शन रीजन जो है उसको सही करना है। एसर्शन रीजन से जो क्वेश्चन होते हैं बच्चे उसमें बहुत फंसते हैं और सीबीएसई उसमें फंसाती भी है। और बच्चे इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है यानी कि कहने का मतलब यह है कि उन्होंने एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा नहीं है, ठीक है। अगला है कि भाई एनसीईआरटी लाइंस, मतलब जो भी सीबीएसई है अपने एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन देती है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट, एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चन होते हैं और बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ते ही नहीं है। बच्चे पढ़े रहते हैं कि साइड बुक्स पढ़ लिया जाए, है ना, कुछ मतलब शॉर्ट तरीके में लगे रहते हैं, कुछ शॉर्टकट मिल जाए कि अपन जल्दी से चैप्टर तैयार कर लें। लेकिन शॉर्टकट का आपको पता है, शॉर्टकट से आप कुछ नहीं कर सकते, आपका नंबर और कटने ही वाला है, परसेंटेज आपका गिरने ही वाला है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, सीबीएसई पैटर्न है कि भाई अब तो टोटल मार्क्स सीबीएसई मतलब पहले भी 30 मार्क्स का था पेपर बायोलॉजी का, साइंस में बायोलॉजी का जो पोर्शन होता है 30 मार्क्स का होता है। केस बेस्ड स्टडी पूछा जा रहा है बहुत आजकल, केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है और साथ में आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एसर्शन रीजन पूछा जा रहा है और एनसीईआरटी से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि लिखा है पहला टर्म यहाँ पे क्या कि एनसीईआरटी इज योर बाइबल। एनसीईआरटी जो है आपका बाइबल है ना, ग्रंथ जो बोल रहे हैं, ठीक है। हम लोग तो इसे कहते हैं एनसीईआरटी हमारा एक तरह से माई बाप है भाई। मतलब जिस तरह से आपके मदर फादर आपको एक तरह से आपको सिखाते हैं चीज़ों को समझना, चीज़ों को करना, है ना। जो भी आपका एक टोटल आपको जो डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट जो आपका हुआ है ना, सोशलाइजेशन जो आपका हुआ है, उसके पीछे आपके मदर फादर का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं एनसीईआरटी से। अगर जो भी आपके साइंस के जो कॉन्सेप्ट का जो डेवलपमेंट होता है, जैसे कि जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो बच्चे अच्छा नंबर लेकर आ रहे हैं, जो बच्चे अच्छा लिख पा रहे हैं, जो बच्चे अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, वो कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, एनसीईआरटी को उन्होंने लाइन बाय लाइन अच्छे से रीड किया, ठीक है। बच्चे लगे रहते हैं एनसीईआरटी साइड बुक की तरफ भागते हैं, जो कि नहीं भागना है आपको।
पहली बात क्या करना है कि एनसीईआरटी को रीड करना है लाइन बाय लाइन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 3 टाइम्स, आपको यहाँ पे लिखा गया है 3 टाइम्स, लेकिन मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे आप इसको सिंपली आप लगभग 10 टाइम्स रीड करो, है ना। बार बार रीड करो, 10 टाइम्स तो बहुत कम मैंने बोला आपको, बार बार रीड करो। जब भी जैसे कि मिड टर्म एग्जाम्स होता है या फिर जो भी एग्जाम्स होते हैं, क्लास टेस्ट वगैरह होता है, एग्जाम्स टेस्ट से पहले एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन गो थ्रू करो, पहले लाइन बाय लाइन उसको अच्छे से पढ़ो, उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ दे रखी हैं उसको अच्छे से पढ़ो। पढ़ने के बाद फिर आप खुद से आपका कॉन्सेप्ट अच्छा खासा डेवलप हो जाएगा, जो भी आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे उसको आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। दूसरी बात, आपको जो भी एनसीईआरटी के बीच बीच में कीवर्ड्स दिए हो रहते हैं, है ना, उन एनसीईआरटी के लाइंस में कीवर्ड्स दिए रहते हैं, उसको आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। साथ ही में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कहने का मतलब जैसे कि आपका जो क्लास 10th में जो चैप्टर है, पहले जरा चैप्टर को समझते हैं। आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं बायोलॉजी में, हम स्पेशली जब बात करेंगे तो बायोलॉजी में सबसे पहला आपको चैप्टर पढ़ना है लाइफ प्रोसेस। पहला चैप्टर सबसे आपको पढ़ना है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में बहुत पोर्शन है, एक प्लांट का पोर्शन है, एनिमल का पोर्शन है। प्लांट में आपको पढ़ना है, यहाँ पे लाइफ प्रोसेस में आपको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस, है ना। प्लांट वाली चीज़ में आपको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस, पढ़ना है प्लांट के बारे में, है ना। और फिर अगर हम लोग इसी में देखेंगे तो यहाँ पे आपकी फिजियोलॉजी भी पढ़ाई गई है। फिजियोलॉजी कहने का मतलब क्या, फिजियोलॉजी कहने का मतलब यह है कि आप ह्यूमन के बारे में डाइजेशन यहाँ पे पढ़ाया गया है ना। डाइजेशन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। डाइजेशन के साथ साथ आपका रेस्पिरेशन दिया हुआ है ना, रेस्पिरेशन दिया हुआ है। रेस्पिरेशन में भी, रेस्पिरेशन के साथ साथ आपका सर्कुलेशन दिया हुआ है ना। सर्कुलेशन के साथ साथ एक्सक्रीशन दिया हुआ है। एक्सक्रीशन आपको दिया हुआ है किसमें, बायोलॉजी में, क्लास 10th में, फिजियोलॉजी में, चाहे, ठीक है। ये आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया। प्लांट फिजियोलॉजी में वही फोटोसिंथेसिस दिया है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स दिया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, इतना बड़ा चैप्टर है, और इतना बड़ा चैप्टर को आप कैसे याद करोगे, तो भाई आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। रिएक्शंस वगैरह जो भी वहाँ पे दिया रहता है, जैसे कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में, साइटोप्लाज्म में। पायरुविक एसिड अब फर्दर अगर ऑक्सीजन रहेगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन करने जाएगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने चला जाएगा, है ना। यानी करके ऐसे करके आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे रेस्पिरेशन, डाइजेशन का, कौन कौन से एंजाइम, कौन कौन से फूड को डाइजेस्ट करते हैं, फूड के कौन से कंपोनेंट को डाइजेस्ट करते हैं, ये ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो एक चैप्टर ये होगा। दूसरा चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको पढ़ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है। इसमें आपको ह्यूमंस के मतलब ब्रेन के बारे में पढ़ना है। पहली बात तो ह्यूमन के अंदर बात करेंगे, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और साथ में प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि हो गया ऑक्सीजन, आपका जिबरेलिन हो गया, साइटोकाइन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, इथाइलिन हो गया। हार्मोन्स के बारे में पढ़ने हैं और उनका कैसे कोऑर्डिनेशन हो रहा है पूरे प्लांट बॉडी में या फिर पूरे एनिमल बॉडी में, है ना। तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बाद आपको पढ़ना है हेरिडिटी, या इससे पहले आपको पढ़ना है रिप्रोडक्शन, है ना, रिप्रोडक्शन। इसके बाद पढ़ना आपको रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 4 आपको पढ़ना है हेरिडिटी। और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है आपको क्या, आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट पढ़ना है तुम्हें। तो इतने सारे आपके 5 चैप्टर हैं बायोलॉजी के, और इन चैप्टर को आपको क्या करना है, पहले कैसे करना पड़ना है आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है लाइन बाय लाइन, कब कितना, लगभग 10 बार, ठीक है। इसके साथ आपको कीवर्ड्स जो दे रखे हैं इस एनसीईआरटी के अंदर उसको अंडरलाइन करना है। एक्टिविटी को भी पढ़ना है क्योंकि एक्टिविटी से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर साथ में इस चैप्टर का क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ना, और शॉर्ट नोट्स आपकी मदद करेंगे क्विक रिवीजन में, बहुत जल्दी रिवीजन कर लोगे चैप्टर का शॉर्ट नोट्स के थ्रू। साथ में आपको डेफिनेशंस को याद करना है, ठीक है भाई। याद करना है कैसा, ऐसा नहीं कि रट्टू मार लो, सीधा रट्टा कर लो, नहीं, रटना नहीं है आपको सिंपली समझ के याद करना है। समझ के याद करोगे तो लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी, और समझ के अगर याद नहीं करोगे, रटोगे तो भूलोगे, और भूलोगे तो गलत आंसर, गलत सही अपने अल जलाल जो भी बना कॉपी में हम लोग नहीं लिख के आ जाते हैं, तो उससे नंबर कट जाता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे क्या है कि पहले भाई डायग्राम को मास्टर करना है। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, डायग्राम, आपका डायग्राम के ऊपर कमांड होना चाहिए। डायग्राम के एनोटेशन आपको आना चाहिए, जैसे कि हार्ट का डायग्राम कैसा है, लंग्स का डायग्राम कैसा है, पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम कैसा है, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, है ना, ये सब चीज़ों का डायग्राम आपको करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो आई तो आपके है ही नहीं सिलेबस में। हार्ट का डायग्राम, ब्रेन का डायग्राम, नेफ्रॉन यानी कि किडनी का डायग्राम, चाहे लंग्स का डायग्राम हो जाए, है ना, ठीक है, चाहे लीफ का डायग्राम हो जाए, इन सब चीज़ों का डायग्राम को आपको प्रैक्टिस करना है, मास्टर करना है। और कैसे करोगे, लगातार आप जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से देखो, गौर से देखो, और घर पे ही खुद से रफ कॉपी खोलो और वहाँ से खुद से अपने से डायग्राम बनाओ, और खुद से उसका एनोटेशन लिखो, और खुद से उसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखो, जो भी डायग्राम आप बना रहे हो, ठीक है।
जब आप वही आपको बिना देखे बुक्स को बिना देखे आपको यूज़ करना है, डायग्राम को बनाना है, और आपको साथ में पेंसिल का इस्तेमाल करना है और पेपर वगैरह के ऊपर लिखोगे, प्रॉपर लेवलिंग या फिर प्रॉपर एनोटेशन करोगे डायग्राम का, ठीक है। यानी कि डायग्राम मस्ट है। आप अगर डायग्राम करोगे, लिखोगे कॉपी में, जब भी एग्जाम में जब भी आप डायग्राम के साथ उसके बारे में लिखोगे तो आपको अच्छा इंप्रेशन बनता है। जो भी आपको कॉपी चेक करेगा उसके अकॉर्डिंग आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा उसके ऊपर, और वो आपको अच्छा खासा नंबर देगा, आपकी मार्किंग बहुत अच्छे तरीके से करेगा वो, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट भाई है कि हमको कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना है। मैंने आपको बार बार बताया है कि आपको कीवर्ड्स को पहले अंडरलाइन करना है, और जो मार्क्स मिलते हैं आपको किसके मिलते हैं, कीवर्ड्स के ऊपर मिलते हैं। आप कुछ भी ऐसे अंड संड जो भी लिखना चाहो लिखोगे तो उसमें मार्क्स नहीं बनने वाले, ठीक है। आपको क्या करना है कि स्टोरी राइटिंग अवॉइड करनी है, कुछ भी अलाल जलाल नहीं लिखना है। कहानी लगते हैं बुनने भाई, पूछ देगा व्हाट इज जबर सर्कुलेशन, लगेंगे कुछ भी लिखने वहाँ पे, ठीक है। तो आपको कीवर्ड्स ध्यान में रखना चाहिए, और कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है, ठीक है। साथ में आपको साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करना है, जो भी वहाँ पे जैसे कि जो भी डिस्कवरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, हालांकि डिस्कवरी से रिलेटेड बहुत चीज़ें कम है, कुछ एनोटेशन वगैरह जो दे रखा है उसको अच्छे तरीके से आपको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। और जो कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। क्या करना है, मैंने जैसे कि पूछा डबल सर्कुलेशन क्या होगा, तो आपको डबल सर्कुलेशन के बारे में यहाँ पे लिखना है कि ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू हार्ट, है ना, ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू हार्ट, हार्ट से जो है ब्लड क्या होता है, ट्वाइस पास करता है ना, बिफोर रीचिंग ऑर्गन के पास पहुंचने से पहले हार्ट से जो है ब्लड 2 बार पास करता है। ये आपने लिख लिया, ठीक है। डबल सर्कुलेशन से क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर उसके बाद क्या करोगे, हार्ट का डायग्राम बनाओगे ऐसे करके, हार्ट का डायग्राम आप बनाओगे, और हार्ट का डायग्राम बनाने के बाद इसके बारे में थोड़ा सा आप लिखोगे, साथ में इसका एनोटेशन लिखोगे, जैसे कि लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल्स, इसका एनोटेशन लिखोगे। फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखोगे कि यहाँ पे हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट कैसा है, यहाँ पे हार्ट इज़ 4 चेम्बर्ड, है ना। आपको 4 चेम्बर्ड ऐसा हार्ट आपको लिखना पड़ेगा इसके बारे में, कौन कौन से चेम्बर्ड हैं, तो आप एट्रियम वेंट्रिकल्स वगैरह लिख सकते हो। फिर इसके वर्किंग बताओगे कि राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स से फिर वेन्स, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो ये पूरा प्रिंसिपल आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, तब आपको पूरा नंबर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, कीवर्ड्स के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भाई कि हमको प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट 10 ईयर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम होने से पहले सीबीएसई अपना खुद सैम्पल पेपर रिलीज करता है, तो सैम्पल पेपर को बार बार प्रैक्टिस करना, रिलीज करना है। हालांकि इस बार जो सैम्पल पेपर उन्होंने रिलीज किया है वो तो बहुत कम, उसका जो लेवल है बहुत कम था, उन्होंने जो पेपर में दिया है उससे अच्छा खासा क्वेश्चन दिया है लेवल का, तो लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया लग जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, है ना। रिपीटेड क्वेश्चन, हालांकि रिपीट हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको कमांड करना है ना। फिर आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर बहुत प्रैक्टिस करना है, केस बेस्ड स्टडी करनी है, केस बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। और केस बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा, ठीक है। और आपको टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करना है कि यानी कि आप जैसे कि बायोलॉजी का पेपर, जैसे साइंस का पेपर कितने का होगा, 3 आवर में आपका होता है, ठीक है। तो इन जनरली हम लोग क्या करते हैं, 1 आवर देते हैं किसको, बायोलॉजी के लिए। अच्छे से सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग से लिखना है, उसको डायग्राम वहाँ पे लिखना है, बनाना है, और उसके बारे में लिखना है, ठीक है। यानी कि टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। हालांकि आप लोग टेस्ट देते रहते हो स्कूल में, तो आपका टाइम आपको खुद प्रैक्टिस में आप क्या जाता है, आपके कमांड में आ जाता है, ठीक है। अगला क्या करना है कि देखो 5 रिवीजन लो, ये हमारा एक तरीका है रिवीजन करने का। जैसे कि 5 दिन आप क्या करोगे, फुल प्रैक्टिस करोगे शुरुआती में, फिर उसके अंदर 5 घंटे, हर एक दिन 5 घंटे पढ़ोगे, साथ में उसमें डायग्राम और डेफिनेशन याद करोगे, और 5 मिनट में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कैसे, जब आप उसको रिकॉल करोगे, है ना। डेली आपको क्या करना है, रिकॉल करना है, रिकॉल से आपका जो हो जाएगा वो रिवीजन हो जाएगा, है ना। रिवीजन कैसे करना है, आंख बंद करके आपने जो भी चीज़ें पढ़ी पहले उसको बुक को रखना है साइड में, आंख बंद करना है, और आंख बंद करके उसको रिकॉल करना है दिमाग में, आपने क्या पढ़ा है खुद से उसको बोलते रहना है, ठीक है। जो भी आपने सीक्वेंस पढ़ा, जो भी आपने डेफिनेशन पढ़ा, जो भी आपने एग्जाम्पल पढ़ा, जो भी वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा, उसको बार बार आपको रिपीट करना है, खुद से रिकॉल करना है। हो सकता है कि पहली बार तुम भूलो, दूसरी बार में तुम भूलने लगो, लेकिन ऐसे करते करते रिकॉल करते करते तुम्हें पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं भाई। कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं, हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन है, बैक क्वेश्चन कहने का मतलब यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एक जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चंस, जो एक्सरसाइज के पीछे जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जो इंटेक्स क्वेश्चन दिया रहता है एनसीईआरटी में, साइंस में आइदर हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उसको हम लोग प्रैक्टिस नहीं करने, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना है। जो आपके एनसीईआरटी के पीछे दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको प्रैक्टिस लगातार बार बार करना है। और हम लोग क्या दूसरा मिस्टेक करते हैं कि हम लोग डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करते। डायग्राम भाई ऐसे कैसे होगा, डायग्राम को आपको प्रैक्टिस करना है,
लगातार डायग्राम बनाओगे, बार बार खुद से बनाओगे, तभी तो उसको बनाओगे कॉपी में, मेन जब एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, आपको और क्या मिस्टेक करना करते हैं हम लोग, जनरली इररिलेवेंट आंसर लिख लेते हैं, कहानियाँ लगने लगते हैं, हम लोग कीवर्ड्स को नहीं लिखते हैं। ठीक है, सीधे जो मन में आया सो वो कर लेंगे, तो ये ऐसा नहीं करना आपको। साथ में आपको एक और क्या मिस्टेक करते हैं हम लोग, एसेसर रीजन को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, हमको समझ ही में नहीं आता एसेसर रीजन क्या होता है, अवॉइड करते हैं उसको और वही पेपर में आता है। तो इन सब चीज़ों को आपको मिस्टेक्स नहीं करना। पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है एनसीईआरटी से। साथ ही में एक बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक आती है, इस बुक को आपको करना है, बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको करते रहना है साथ में, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी कर लेना है। बाकी उसके बाद आपके पास टाइम बचे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, और इन सब मिस्टेक से आपको बचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब एग्जाम हॉल की क्या स्ट्रैटेजी है? पहली बात कि क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया तो भाई क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ो। पहले एक बार नजरों से, सरसरी निगाहों से स्किमिंग करो सारे क्वेश्चंस की, क्या क्या क्वेश्चन आ रखा है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका तरीका रहता है अटेम्प्ट करने का, शुरू से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चालू करो, और जो इजी क्वेश्चन होते हैं उसको पहले अटेम्प्ट किया करो। ठीक है, इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, फिर जैसे कि 1 नंबर एमसीक्यू हो गया, एसेसर रीजन हो गया, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स होगा, मैच ऑफ द फॉलोइंग होगा, है ना, हो सकता है आपको करेक्ट इनकरेक्ट पूछ लिया जाए। फिर उसके बाद एसेसर रीजन करो, फिर उसके बाद 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले सवाल करो, फिर 4 नंबर वाले सवाल करो, है ना, ऐसे कर करके 4 नंबर क्वेश्चन करो। और उसके बाद डायग्राम्स, जो कि जिस क्वेश्चन में आपसे डायग्राम के बारे में पूछा जा रहा है उसके बारे में डायग्राम आप बनाओ, है ना, डायग्राम के साथ उसके बारे में लिखो। फिर साथ में जब पूरा क्वेश्चन बन जाए तो 10 मिनट छोड़ दो पेपर में, जैसे कि 2 घंटा 50 मिनट का पेपर 2 घंटे 50 मिनट तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, और 10 मिनट में ज़रा अपना कॉपी में फिर से गो थ्रू आपको करना है कि आपने क्या लिखा है, क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है, इसको लगातार आपको 10 मिनट तक देखना है। ठीक है, जो भी पीछे आपके नोट्स में जो भी आपने पेपर में जो लिख रखा है उसको एक बार देखना अच्छे तरीके से, कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा, तभी तो भाई आपको पता चलेगा कि आपने लिखा क्या है। एक ओवरऑल आपका ओवरव्यू जरूरी है। आगे देखते हैं। फाइनल मोटिवेशन भाई यही है कि आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है डे 1 से। जब भी कोर्स आप जो भी आप पढ़ना चालू किए हो, अप्रैल में जो भी स्टार्ट किया आपने पढ़ना, अप्रैल से लेके पूरा आपका जनवरी तक, है ना, आपकी कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए। बीच में छुट्टियां होती हैं, गर्मी की छुट्टियां हो गया, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, है ना, फिर मान लो फिर छठ का छुट्टी हो जाएगा, विंटर की छुट्टी हो जाएगी, इसमें इंसान की कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, बच्चों की कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। तो कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है, लगातार आपको डेली पढ़ना है, 5-5 घंटे डेली पढ़ना है, और आपको स्मार्ट स्टडी करना है, रटने के पीछे नहीं जाना है, आपको उस चीज़ों को समझना है। जब तक समझोगे नहीं तब तक आपका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा, और जब तक आपको कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा तब तक आप कीवर्ड्स नहीं लिख पाओगे कॉपी में, और जब कीवर्ड्स नहीं लिखोगे तो तुम कहानियाँ लिखना चालू कर दोगे और फिर तुम्हारा नंबर कटेगा। तो इन सब चीज़ों से बचना है। साथ में अपने आप पे भरोसा करना है कि भाई आपको आता है चीज़ें, ऐसा नहीं कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं कि हमको ये चीज़ें नहीं आती हैं, आपको करना है। ठीक है, साथ में अब ये है जो अध्ययनिक्स जो है ये जनरली बच्चों के लिए है, सासाराम के लिए, कि भाई सासाराम में अध्ययनिक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपकी तैयारी जो है अच्छे तरीके से करा रहा है बोर्ड्स के लिए, आइदर वो 10th बोर्ड हो या 12th बोर्ड हो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चों को स्मार्ट तरीके से पढ़ाते हैं, मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं कि कैसे आपको चीज़ों को याद करना है, याद रखना है, कैसे डायग्राम्स को आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे कैसे किसी टॉपिक को समझना है, और हम आपको यहाँ पे ये भी समझाते हैं कि कैसे आप नंबर को स्कोर करोगे, है ना, कैसे आसान तरीके से, मतलब कैसे जो चीज़ें आपको इतना बताई जाएगी कि हाँ इतनी चीज़ें कर लो, जैसे कि एनसीईआरटी की ये पैराग्राफ्स पढ़ लो, ये टॉपिक्स कर लो, ये डायग्राम्स कर लो, ये 100% आएगा, वो आता ही है एग्जाम में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, आपको भरोसा करना है खुद के ऊपर, और लगातार डेली आपको पढ़ना है, डेली 5 घंटे से 4 से 5 घंटे डिवोट करने हैं स्टडी में। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं भाई। तो यही बातें थी जो आपको, यही जो चीज़ें पीछे स्लाइड्स में देख रखा है, जो भी आपने देखा अभी तक, जो बातें मैंने कही, इसको बार बार सोचिए। ये क्या करना भाई, पहली बात आपको लगातार एनसीईआरटी पढ़ना है, साथ में आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स को बार बार याद करना, रिवाइज करना है, एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना है। आपके पास एक शॉर्ट नोट्स भी होना चाहिए हर एक चैप्टर का, जिसको आप बार बार पढ़ते रहो। ठीक है, और जो भी है ये है कि एग्जाम से पहले जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ेगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। एग्जाम जब दो पेपर देने के बाद घर पे आके खुद से पेपर का इवैल्यूएशन करो कि तुमने कितना क्वेश्चन सही किया है, क्या तुमने गलत लिखा है, क्या तुमने सही लिखा है। खुद का इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है बेटा, तब जाके आपका स्कोर आता है। ठीक है, 10th में तो आपका जो लेवल होना चाहिए तैयारी का वो बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि अब सीबीएसई जो है पेपर का लेवल उठा चुका है,
वो पहले वाले क्वेश्चन पेपर नहीं आते हैं, पहले वाले पैटर्न नहीं रह गया, ठीक है। तो आशा करते हैं भाई ये वीडियो आपको कुछ चीज़ें सिखा रखा होगा, कुछ आपने इससे समझा होगा, कुछ सीखा होगा। तो अब जो भी आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है 2027 वाला, उसके लिए आपके लिए आप सभी लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से उसका प्रिपेयर करिए। जो चीज़ें बताइए उसका ध्यान रखिएगा, बाकी आप अपना स्कोर अपने आप 10th में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।